नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। आज हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात जो काफ़ी विकसित माना जाता है, नरेंद्र मोदी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर लगातार विकास की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि गुजरात नंबर 1 स्टेट बनेगा। इसके पहले भी नंबर 1 का खिताब उसको देने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन सवाल है कि क्या भारत का जो बाकी हिस्सा है, भारत के जो बाकी स्टेट हैं, उन पर कब इस तरह की नज़र पड़ेगी ताकि वो भी विकास की यात्रा में शामिल हो सके। ऐसे में हम कैसे माने कि वाकई अच्छे दिन बाकी लोगों के नहीं, क्या सिर्फ गुजरात के लिए आए हैं अच्छे दिन? तो हिंदुस्तान के प्रति मोदी जी का तो प्रेम दिखता है, लेकिन सवाल ये है कि गुजरात के प्रति जो उनका झुकाव है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद उस्मान साहब। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ जयप्रकाश सिंह, जो कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अगर बात करें, उस्मान जी आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात में जो अभी गतिविधियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं से कई सवाल खड़े पैदा कर रहा है कि गुजरात के प्रति मोदी जी का जो प्रेम है वो कुछ ज़्यादा है। आप कैसे देखते हैं इसको? आशुतोष जी, हमें इसको निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए जी जो वाइब्रेंट गुजरात की इवेंट है वो पिछले 7 साल से हो रही है जी। जबकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं अभी 6 महीना हुआ। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई इवेंट, इसमें कोई पक्षपात का रवैया है। लेकिन जो सबके लिए जो सोचने वाली बात ये है वो है वातावरण, माहौल, एटमॉस्फेयर कि जो उद्योगपति या जो व्यवसायी जिस तरह का माहौल चाहिए उनको, वैसा माहौल मुहैया कराया है गुजरात ने, वैसा माहौल उपलब्ध कराया है गुजरात सरकार ने। और वो पिछले 7 साल से नहीं बल्कि वो गुजरात की एक परंपरा रही है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाए। मैं भारत के बाकी राज्यों की ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बहुत लंबा विषय है। सिर्फ आज की अखबारों की सुर्खियों पर आप नज़र डालें। एक तरफ आपने पढ़ा होगा कि गंगा नदी में 100 शव मिले। ये कोई छोटी घटना नहीं है। मान लो यही अगर सुर्खी अगर विदेशी मेहमान ने पढ़ी होगी तो उसके हृदय में कुछ तो सवाल उठे होंगे कि ये 100 शव कहाँ से आए, कैसे मरे होंगे, किसने मारे होंगे, डाले होंगे। तो देखो कहीं ना कहीं एक फियर, एक आतंक, यानी एक डर पैदा होता है कि भाई ये राज्य उद्योग के लिए लायक नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। अब 60 और 70 के दशक से लेकर 80 के दशक, यानी 1961 से 1980 का पीरियड रहा, तो वो एंटी उद्योगों यानी एंटी इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए रहा। आप देखिए कई सारी मूवमेंटें चली। कुछ बड़ा साहब ठाकरे ने परप्रांतियों के बारे में मूवमेंट चली, यूनियन का पूरा मूवमेंट चली। तो इसमें उद्योग थे वो पूरे यानी यहाँ से माइग्रेट हो गए,
उद्योग पूरे चले गए दूसरे राज्यों में, उसका लाभ हुआ गुजरात को। और जब से नरेंद्र मोदी सब 2002 में गुजरात में आए तो उन्होंने ये वाइब्रेंट गुजरात का चालू किया था सिलसिला, वो आज भी चालू है। भले MOU बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसका 10% भी अगर उसका एग्जीक्यूशन होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज 25 लाख करोड़ के MOU अभी 2 दिन में हो चुके हैं और भी कल तीसरा दिन है और बहुत सारा इसमें MOU होना बाकी है। तो भले उसके 10% भी अगर होते हैं तो गुजरात के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और विदेशी मेहमानों ने सराहा है कि गुजरात में एक माहौल है जी। तो मैं यहाँ जोर दूंगा वातावरण, आप NRIs को, विदेशी निवेशक है, विदेशी निवेशकों को चाहिए शांतिपूर्ण माहौल जो बाकी राज्यों में नहीं है या सरकारें विफल रही है। वो खास करके हम महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अभी राज ठाकरे जी की पार्टी अलग हुई, मन से परप्रांतियों का मुद्दा उठाया तो वापस कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया लोगों को, निवेशकों में। अभी मुकेश अंबानी यहाँ रह रहे हैं, शशि रुइया SR के ग्रुप मालिक के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन दोनों की फैक्ट्रियां गुजरात में है। तो इस तरह के बहुत है। लेकिन आज महाराष्ट्र पर भी गिद्ध दृष्टि है गुजरात सरकार की और इसीलिए लगातार महाराष्ट्र के व्यापारियों को भी एक हवा देने की कोशिश की गई कि अगर आप गुजरात आते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। लगातार सुनने को आ रहा है कि BJP कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत। जयप्रकाश सिंह जी, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी का ये सपना पूरा हो पाएगा कि कांग्रेस मुक्त भारत? सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को शुभकामना दे रहा हूँ कि देश में अमन चमन और शांति रहे, सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। इसके साथ ही BJP जो दिलासा देकर, जो उम्मीद देकर, अरमान देकर के आई है, उसको पूरी तरह से कर नहीं पा रही है। बहुत बार कांग्रेस हारी है, 2-4 साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए, 5 साल के लिए अलग अलग सरकारें बनी हैं, लेकिन उसके बाद जनता समझ गई कि कांग्रेस पार्टी ही सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है, आम आदमी को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए मोदी जी के लिए हमारी भी शुभकामना है कि जो वादा किए हैं उसको पूरा करें। जनता और हम सब लोग आस लगाए बैठे हुए हैं, नहीं पूरा करेंगे तो जिस तरह से पिछले 67 साल में जो भी सरकार आई बड़ी बड़ी आंदोलन करके, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल रही, इससे ज़्यादा नहीं रही, हमेशा कांग्रेस ही रही है। कांग्रेस समुद्र है, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वो चलती रहेगी। लेकिन पानी सूख गया है आजकल, ऐसा तो लग ही रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी लगभग देश के आधे प्रांतों में कांग्रेस की सत्ता है और कांग्रेस पार्टी से जो कुछ कमियां हैं उसकी भी सुधार की जा रही है। और कांग्रेस समुद्र है, समुद्र कभी सूखता नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से कांग्रेस के अंदर काफ़ी अभी दूसरी बात सवाल है नेतृत्व को लेके और कई बार। लेकिन अगर गुजरात की हम बात करें, गुजरात की बात कर रहे हैं, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भी मुख्यमंत्री थे तो वो गुजरात में करते थे, ठीक था। अभी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब उनको सोचना चाहिए कि हमारा कौन सा प्रांत गरीब है, कौन से प्रांत को ज़्यादा संभालना है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है, उद्योग लगाना है, वो ऐसे प्रांतों में करना चाहिए क्योंकि पूरी देश की सत्ता उनके साथ है। इसके साथ बहुत से प्रांत के लोग जो गरीब तबके के हैं वो सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री केवल अमीर लोगों के लिए बन गए हैं, केवल पूंजीपतियों के लिए बन गए हैं, हम गरीब लोगों के लिए नहीं बने हैं। तो इस तरह का एक भावना जा रहा है पब्लिक में और ये भावना ठीक बात नहीं है। एक तो जातिगत भावना चल रहा है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते थे, एक कांग्रेस पार्टी चाहती थी, लेकिन अब माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं बोलते तो उनके पार्टी के लोग बोलते हैं। दूसरे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको इस तरह से दबाव डाल रहे हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा आइडिया है कि वाकई मोदी की जो यात्रा चल पड़ी है पूरे देश में विकास के नाम पर, आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि जिससे उनकी जो रफ्तार है वो धीमी हो सके या रोकी जा सके? देखिए, माननीय केजरीवाल जी भी मुफ्त में लाइट देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, उनकी सरकार आ गई, नहीं दे पाए, भाग गए। माननीय मोदी जी भी 15 लाख रुपया हर गरीब को काला धन लेके आएंगे और बांटेंगे। उसका इंतज़ार हमारे जैसे और हमसे भी गरीब लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये सपना पूरा नहीं किए तो अगली बार जनता उनसे हिसाब लेगी कि आपने जो कहा क्यों नहीं पूरा किया। कांग्रेस पार्टी जो है झूठ बोल के काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी को, हर गरीब को
यात्रा सस्ता किया, ट्रेन की भाड़ा नहीं बढ़ाया, गरीब आदमी के लिए यात्रा रखा, गरीब आदमी के लिए झोपड़ी उसके में रहने बावजूद वाले आप बिल्डिंग का हार गए, जगह उसके दिया। बावजूद आप हार गए। नहीं हार गए, लेकिन हर आदमी एक लुभावना जब बात कहता है तो लोग बदलना चाहते हैं, तो एक बदलने की भावना थी जिस कहीं ना देश कहीं में। कमी महसूस करते हैं। हाँ, कमी इसलिए तो महसूस करते आपके हैं। ऊपर गुजरात सरकार या फिर मोदी सरकार हावी है। बिल्कुल, अभी तो हावी है। अब मैं उसका सम्मान करता हूँ, गौरव करता हूँ कि वो जो सपना दिखाएं उसको पूरा करें। अगर पूरा करते हैं तो पूरा समर्थन। कांग्रेस पार्टी ऐसे अच्छे काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी हर जगह उनका साथ देगी, लेकिन जब वो अपने वादा पूरा नहीं करेंगे तो जनता, यही जनता उनको बैठाएगी और फिर कांग्रेस पार्टी को लेके आएगी। कुल मिला के आप जनता के भरोसे मोदी सरकार से टक्कर लेने की बात जनता कर रहे हैं। जनार्दन है, हाँ। वही जिसको चाहे सरताज बनावे, जिसको चाहे उतार दे। बिल्कुल। उस्मान साहब, आपसे अगर हम ये जानना चाहें कि महाराष्ट्र पर भी गिद्ध नज़र है गुजरात सरकार की, जिस तरह से आनंदीबेन पटेल ने कहा कि यहाँ के लोगों को गुजरात में शरण लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा अभी जो खतरा है वो एक डायमंड इंडस्ट्रीज़ का है जी, जो रिसेंटली, उससे पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई है, केमिकल मार्केट शिफ्ट हो गई है, टेक्सटाइल शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा खतरा है वो डायमंड मार्केट का है। डायमंड मार्केट ओपेरा हाउस से निकल के बीकेसी में आया, लेकिन बीकेसी में 1000 स्क्वायर फीट का भाड़ा 2 लाख रुपया है पर मंथ। तो डायमंड बम्बई में 2500 ऑफिस हैं डायमंड की, और उस पर 50,000 लोगों की रोजी रोटी है। और बम्बई में इसके अलावा जो डायमंड सब जाते हैं, रफ डायमंड यहाँ आते हैं, उसकी पॉलिशिंग, कट एंड पॉलिश के लिए सूरत जाते हैं, सूरत से वापस यहाँ आते हैं, तो वापस जब डायमंड आते हैं तो उस पर ऑक्ट्रोइल लगती है। तो ये बहुत सारे हरासमेंट है, प्लस इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है जी। और अगर सूरत में अगर ये इंडस्ट्रीज पूरी शिफ्ट हो जाती है तो एक ही अम्ब्रेला, यानी एक ही छतरी के नीचे सारे काम उनके हो जाते हैं। कट एंड पॉलिश वहाँ हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे और वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी आ गया है, तो वहाँ से अभी सारी सुविधा उसको मिल रही है। लेकिन अभी यहाँ जो डायमंड, 2 कम्युनिटी के हाथ में पूरा डायमंड ट्रेड, एक पटेल कम्युनिटी है हमारे काठियावाड़ी की, सौराष्ट्र की, और दूसरा 40% है जो पालनपुरी जैन है, उसकी खींचातानी में कहीं ना कहीं ये मुंबई में ये बना हुआ है। लेकिन जिस दिन ये फैसला होगा तो ये निश्चित रूप से ये भी बम्बई के लिए बहुत ही बड़ी, यानी महाराष्ट्र सरकार के लिए भी वो होगा कि आपने और एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर आपने खो दिया, और ये हाल फिलहाल में होगा। महाराष्ट्र में आने वाली थी, आपको याद होगा, बाद में गुजरात ने हड़प लिया उसको। क्या चीज? नैनो कंपनी भी पहले महाराष्ट्र में आने वाली थी, बिल्कुल, उसको गुजरात ने। हाँ, नैनो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वातावरण महाराष्ट्र में नहीं बन रहा है, जो वातावरण जैसे ही कोई सरकार, भले स्टेबिलिटी पिछले 10-15 साल से कांग्रेस और इसकी गवर्नमेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना की ओर से या मनसे की ओर से पर प्रांतियों का आंदोलन, भाषाओं के मुद्दे पर आंदोलन, तो ये छोटे मोटे आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं जो उद्योगपति है उसके मन में एक डर पैदा होता है। जब शिवसेना भाजपा की इससे पहले जो सरकार आई थी 1995 में, मैं आपको रोकना चाहूंगा, डर शब्द आपने इस्तेमाल किया। कांग्रेस आज डर का सामना कर रही है। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिज्ञों को हमने देखा है, राजनीतिक दलों को देखा है कि अवसरवादी हो जाते हैं वो, लेकिन अगर हम उद्योगपतियों की बात करें, अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, बिरला की बात करें, क्या आपको लगता है कि मोदी से वो डर कर निवेश कर रहे हैं या फिर मोदी की लहर में वो बहना चाह रहे हैं? दोनों हो सकता है। मोदी के लहर में पूरी जनता बह गई उस उम्मीद में कि 15 लाख मिलेगा या विकास होगा, सब अच्छे दिन आएंगे, तो ये भी कारण हो सकता है। और या जो सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठा रहता है उसका डर भी बना रहता है। अब इसमें हम ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आपके साथ हुआ करते, दोनों हो सकता बड़े है, उद्योगपति, दोनों हो सकता है। जिसकी सत्ता रहती है उसके पास लोग पहुंचते हैं, जहां मधु रहता है वहीं मधुमाछी आती है, उस तरह का है कि आज उनके पास सत्ता है तो उद्योगपति भी उनके पास जाएंगे, गरीब जनता भी उनके पास जाएगी, सरकार के सबको साथ आशा उनके साथ लगी उद्योगपतियों का भी मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्या मान सकते हैं हम? नहीं, तो उद्योगपति जहां सत्ता है उनको टैक्स का कोई छूट चाहिए, उनके लायक कोई सुविधा चाहिए, तो जो सत्ताधारी हैं वही उनको दिला सकते हैं, इसलिए वो उनके साथ गए होंगे। लेकिन उनका भी मोह भंग होगा अगर उनका पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, मोह भंग पे बात करेंगे हम। अभी सुधीर मनकुंटीवार जी हमसे वित्त मंत्री जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहते हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये जो गुजरात के प्रति मोदी जी का जो बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है, इसको आप किस तरह से आम आदमी को समझाएंगे? क्योंकि बाकी स्टेट में भी सवाल उठने लगे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लगातार गुजरात के ऊपर ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं मोदी जी। आपका रिएक्शन? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रति विकास के मार्ग पर देश को ले जाना चाहते हैं जी। वाराणसी का वो नेतृत्व करते हैं। वाराणसी में भी कई कामों का उन्होंने भूमि पूजन किया जी। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में विकास की गति आगे बढ़ने के लिए वो काम कर रहे हैं जी। कल अगर हम वाइब्रेंट महाराष्ट्र लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री या देश के और कई मंत्री इस राज्य में आएंगे। लेकिन सुधीर जी, राज्य को प्रगति के मार्ग पे ले जाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कोशिश शुरू की है। हम सब मिलकर राज्य को, गुजरात नहीं देश के सभी राज्यों से आगे ले जाने की हमारी कोशिश रहने वाली है। अब कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस के कुंभकर्ण से नाता है कि उन्होंने पिछले 15 साल में महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए उनके हाथ किसी ने बांध के रखे थे या क्या हुआ था? कांग्रेस को तो चिल्लाने का अधिकार नहीं है। कई साल वो राज्य में रहे और जब केंद्र में सत्ता नहीं थी तब आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है, तो कांग्रेस की तो बेचैनी होगी। हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत तो अगर जो व्यक्ति को देश आगे जाना चाहिए ऐसा लगता है वो तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहेगा ना। कितने बार कोई बच्चा अगर एक बार फेल होता, 2 बार होता, 3 बार होता, ये तो कई 15-15, 20-20 बार फेल होने वाले बच्चे हैं। इनसे क्या लेना है? और ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो टीका करने का अधिकार नहीं है, अभी तो रचनात्मक काम में लगे। अभी तो कांग्रेस वाले गांधी जी के विचारों के बाहर चले हैं। अभी तो उन्होंने सूत कटाई का काम शुरू रखना चाहिए जी। अगर लेकिन महाराष्ट्र की बदहाली की बात करें तो महाराष्ट्र आज काफ़ी हिस्सों में पिछड़ा हुआ है। आप महाराष्ट्र से हैं, आपको अच्छी तरह पता है। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के लोगों को भरोसा दिला पाएगी कि वाकई गुजरात की तरह महाराष्ट्र को भी डेवलप करेंगे? गुजरात की तरह नहीं, गुजरात से आगे महाराष्ट्र को डेवलप करने की जिम्मेदारी हम पे है। वेरी गुड। ये हमने चुनौती स्वीकारी है। हम ये चाहते हैं कि गुजरात के मंत्रिमंडल का समूह रिप्रेजेंटेशन लेके लोग आए कि हम महाराष्ट्र की उद्योग नीति को जानना चाहते हैं। ये हमारा काम रहेगा। हम महाराष्ट्र को तो सारे राज्यों से आगे ले जाना चाहते हैं, पूरी ताकत के साथ ले जाएंगे और यही हमारी सफलता होगी। हम 5 वर्ष के बाद ये हम हिसाब देंगे लोगों को कि देखो 5 वर्ष पहले महाराष्ट्र कैसा था, 5 वर्ष बाद महाराष्ट्र कैसा है। यही तो हमारी कोशिश रहेगी ना। नहीं तो हम गुजरात मॉडल पे महाराष्ट्र चलाने की बात करते हैं क्यों? तो गुजरात ने तरक्की की है, मगर हम ये चाहते हैं कि आज गुजरात ने तरक्की की है, कल देश में महाराष्ट्र मॉडल पे तरक्की होने की बात कहे लोग, ये हमारी सफलता रहेगी ना। लेकिन सुधीर जी, एक सवाल उठता है कि जब गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल महाराष्ट्र में कहती हैं कि आप लोगों को गुजरात आ जाना चाहिए ताकि आप आगे विकास की तरफ बढ़ सके, ऐसे में क्या समझें हम? नहीं देखो, ये तो हम भी देश के लोगों को आह्वान करते रहे हैं कि सबसे अच्छा, मगर आज लोग महाराष्ट्र में गए 15 सालों में जो करप्शन महाराष्ट्र के लोगों को झेलना पड़ा, लोग आना नहीं चाहते थे। 75 परमिशन लेनी पड़ती थी, वहां रेड कारपेट दिया जाता था। गुजरात में कई महाराष्ट्र के लोगों ने उद्योग क्यों लगाए? क्योंकि उनको ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में उद्योग लगाने की बात तो सिर्फ पैसे देना है, पैसे देना है, पैसे देना है। गुजरात में लोग जाते थे क्योंकि अगर कोई इच्छा भी व्यक्त करता था तो गुजरात में उसको ऐसी सिस्टम थी कि वहां से कहाँ जमीन मिल सकती है, कौन से एनओसी उसको चाहिए। 3 दिन में टाटा को जमीन दी। वही समय में मुझे याद है महाराष्ट्र में हमारे जिले में भद्रावती के पास 2999 हेक्टेयर जमीन थी। निप्पॉन डेनरो जो 1994 में स्वर्गीय पंतप्रधान नरसिंह राव ने उसका भूमि पूजन किया था, बाद में निप्पॉन डेनरो आया नहीं, जमीन पड़ी थी। हमने मुख्यमंत्री को लिखा था कि जब पश्चिम बंगाल से नैनो जा रहा है तो हमारे यहाँ आओ। किसी को इंटरेस्ट नहीं था। रतन टाटा जी की यहाँ मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि उनको रिक्वेस्ट मैं करूं, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, गुजरात चले गए। तो अब वो नीति बदलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी
इस विषय को लेकर गंभीरता से जी। काम कर रहे हैं। इसलिए हमने परमिशन की संख्या 25 तक गई। हमारे सुभाष देसाई जी उद्योग मंत्री है, बहुत ध्यान देकर काम कर रहे हैं और उन्होंने भी कई निर्णय किए हैं। तो आने वाले दिनों में हम सब मिलकर समन्वय करते हुए बिल्कुल। एक स्पिरिट के साथ टीम महाराष्ट्र काम करेगी। तो जब टीम महाराष्ट्र काम करेगी तो हम सब गुजरात के आगे जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, हम उम्मीद करते हैं। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, विदर्भ के मुद्दे पर आपका क्या रुख होगा? बहुत ही संक्षेप में, विदर्भ के मुद्दे पर। विदर्भ नहीं, वो तो स्पष्टता है, पारदर्शिता है। वो मुद्दा भावना का नहीं है, वो मुद्दा किसी के मान का नहीं है, वो मुद्दा किसी पार्टी ने ठटाव किया करके विदर्भ होने की बात नहीं है। ये स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने जो राज्य पुनर्रचना आयोग बैठाया था, उसने 15 राज्यों की सिफारिश की थी, 14 हो गए, अब 15वां होना चाहिए। वो सिफारिश घटनात्मक सिफारिश थी, घटना के अधिकार में या घटना के चौकट में विदर्भ राज्य के लिए राज्य पुनर्रचना आयोग बैठा था। अब 14 राज्य हो गए, आखिरी का तेलंगाना हुआ 14वां। तो आने वाले दिनों में हमारी पार्टी की और हमारी सबकी, मुख्यमंत्री महोदय से लेकर हमारी सबकी भूमिका है। ये कोई भावना का विषय या हमारे किसी के मान का विषय नहीं है। बिल्कुल। ये विषय व्यवहार का विषय है, ये विषय प्रशासन का विषय है, ये विकास की गति का विषय है। इसमें कोई सुस्पष्टता है, अस्पष्टता है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी हमसे जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आप अपनी बात रखने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं। और सीधे अब चलते हैं राम कदम जी के पास। राम कदम जी हाल में मनसे में छोड़ के अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। राम कदम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से गुजरात पर फोकस किया जा रहा है, तो बाकी पार्टियों को मुद्दा मिल गया है आपके खिलाफ बोलने का। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा संगठन है कि राजनीति में चुनाव की प्रक्रिया अटल होती है। चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजनीति से ऊपर उठकर समाज कारण का काम करने वाला ये संगठन है। अभी चुनावी दौर पे 15-20 दिन जो होते हैं चुनाव के, उसमें विपक्ष के लोग आरोप करे, टिप्पणी करे, ये मैं बात समझ सकता हूँ। पर जब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, उसके बाद सारे दलों के लोगों ने इकट्ठे आकर के राम कदम जी, बाकी स्टेट में जो सवाल उठ रहे हैं, मेरी बात सुने आप। अपने अपने प्रदेशों को, अपने अपने गांवों को, अपने अपने शहरों को एक विकास की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। देखो, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज हमारे देश के लोग पानी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। आज करोड़ों लोगों के पास, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। तो ऐसी जब अवस्था होती है तो सारे दलों ने साथ में आकर के समुच्चय से काम करने की आवश्यकता है। राम कदम जी, आप हमारे नेता हैं। राम कदम जी, आप हमारे नेता हैं और मैं जनता हूं, तो जनता के हिसाब से आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र पर आपका प्यार उमड़ेगा? कब उमड़ेगा, ये बताइए। मेरी बात सुनिए, सभी जगहों पर, केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में, कदम जी, आपको एक मिनट के लिए विकास की गंगा बहेगी जी। अब देखो, ऐसा होता है ना कि विकास होते समय सब दूर, धीरे धीरे सब दूर होगा। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री है, पूरा सारा मंत्रिमंडल बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र पर आपकी नजर पड़े, आपका प्यार महाराष्ट्र को भी मिले। एक मिनट के लिए आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। संजय अनुपम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद है। संजय अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि विकास के मुद्दे पर बाकी जो स्टेट हैं वो विचलित नहीं है। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि गुजरात पे क्या मोदी सरकार का प्रेम सबसे ज्यादा हो गया है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो निश्चित तौर पर वाइब्रेंट गुजरात जैसा प्रोग्राम वो करते थे और उनको शोभा देता था जी। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री अगर उनका पूरा ध्यान वाइब्रेंट गुजरात पे है तो निश्चित तौर पर देश की जनता सवाल उठाएगी कि भाई आप गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री। ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय, वाइब्रेंट गुजरात कुछ नहीं, एक जोरदार बहुत बड़ा तमाशा है, दिखावा है, एक मेला है। क्योंकि पिछले 12 वर्षों में वाइब्रेंट गुजरात के जो तमाम जो अनाउंसमेंट हैं, MOUs हैं, उसकी अगर आप हिसाब किताब करें तो इतने लाख करोड़ रुपए वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे गुजरात में आ चुके हैं
कि शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के तौर पे गुजरात खड़ा होगा और शायद हिंदुस्तान से भी बड़ा वहां पर इन्वेस्टमेंट दिखेगा। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, गुजरात एक तरफ होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक वाइब्रेंट गुजरात में जितने भी एमओयू साइन हुए हैं उसका सिर्फ 3% रियलाइज हुआ। एक उदाहरण देता हूं, 2011 में 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई थी, एमओयू साइन किए गए थे। आज तक मुश्किल से 22,000 करोड़ रुपए का काम हुआ है। तो वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ एक घोषणाएं हैं, बड़े बड़े एमओयूज हैं। और चूंकि वाइब्रेंट गुजरात से नरेंद्र मोदी जी को फायदा हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं सिर्फ एमओयू ही साइन कर रहे हैं। एक उदाहरण देखिए, $39 बिलियन के एमओयू उन्होंने साइन किया था जापान के साथ। जापान की इकोनॉमी खुद ही खतरे में पड़ी हुई है, जापान खुद ही परेशान है, उसमें से एक पैसा नहीं आया जापान से और आने वाले 4-5 वर्षों तक नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले जापान ने जो कमिटमेंट किया है हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने का, ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एमओयू है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसके अतिरिक्त पूरे देश में विकास के नाम पे पिछले 7 महीनों में कुछ नहीं हुआ। महंगाई जोर से चिल्लाते हैं, अगर क्रूड ऑयल सस्ता नहीं होता तो डीजल पेट्रोल भी सस्ता नहीं होता, लेकिन उसके बदले आपका प्लेन का भाड़ा बढ़ गया, टेस्ट का भाड़ा बढ़ गया, मेट्रो का भाड़ा बढ़ गया। सब्जियां जाके देखें तो इस समय भिंडी की कीमत 100 रुपए प्रति किलो है, आलू, टमाटर, प्याज, तीनों में से किसी का भाव नीचे नहीं गया, तो महंगाई नीचे कहाँ आई है भाई? ऐसे में महंगाई तो जहाँ की वहीं आई है। बिल्कुल। बस डीजल और पेट्रोल की बात अगर करें आप, तो जो एरोप्लेन से जो ईंधन यूज होता है उसकी कीमत है 51 रुपए प्रति लीटर, और जो हमारे नौजवान बच्चे जो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं उसका ईंधन 69 रुपीज 69 रुपए प्रति लीटर मिलता है। ये भेदभाव क्यों भाई? ये सरकार क्या सिर्फ प्लेन में चलने वालों को सुविधा देना चाहती है? क्या इस सरकार को सिर्फ उन लोगों ने वोट दिया जो बड़े बड़े प्लेन में घूमते हैं? जो स्कूटर मोटरसाइकिल में चलने वाले नौजवानों ने वोट नहीं दिया? इसके बावजूद चिंता नहीं है इस सरकार को। इसके बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, क्या गुजरती है आपके ऊपर? इनकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी ना। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग कई जन्म लेंगे तब भी हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के जन जन के रगों में है। हाँ, पिछले 15 वर्षों से हम मुंबई में, महाराष्ट्र में और 10 वर्षों से दिल्ली में हम सत्ता में थे। लोगों ने एक बदलाव का एक आकांक्षा जाहिर की, इस नाते संजय जी भारतीय जनता पार्टी बाय डिफॉल्ट आ गई है। जी, एक मिनट राम कदम जी को सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं आपकी बातों पर। राम कदम जी, आप सुन रहे हैं? संजय निरुपम जी हमारा मित्र है, बहुत ही अभ्यासु और विचारवंत नेता है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राजनीति में रहने के बाद कभी कभी विकास के मुद्दों को राजनीति के ऊपर उठ करके हमने उस प्रकार की सोच होनी चाहिए। अब जिस प्रकार से पिछले 7-8 महीनों में पूरे देश में एक विकास का माहौल बन रहा है, जनमानस में विकास से लेकर के अलग अलग संस्कार तक, यानी छोटे छोटे बच्चे हाथ धो करके अपना भोजन करें, इतनी छोटी छोटी बातों तक देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के ऊपर उठ करके निरुपम जी अच्छे नेता ने इसका स्वागत करना चाहिए। और रहा सवाल, उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की बात कही, जापान की बात कही, मैं उनका सम्मान रखते हुए विनम्रता के साथ कहूंगा कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री आते समय, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आते समय उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस करने के लिए अपना समय लगता है, तो धीरे धीरे होता है। एक रात के अंदर पूरे देश के अंदर सोने का छप्पर किसी के घर पर नहीं आएगा। पर मेरी बात आप सुने, मुझे आप न्याय दे कि कोई एक व्यक्ति, न जिसको कोई आगे परिवार है न कोई पीछे परिवार है, इनका जीवन पूरी तरह से त्यागपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलने के बाद कम से कम यह व्यक्ति प्रयास कर रहा है और प्रयास का फल हम देख रहे हैं। केवल हम दूसरे पक्ष के नेता हैं करके उसके ऊपर टिप्पणी करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात शोभा नहीं देती। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि छोटे छोटे उदाहरण है, निरुपम जी मुझसे अधिक अभ्यासपूर्ण जानकारी आपको दे सकते हैं, पर मुझे जो ज्ञात जानकारी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस काल में प्रतिदिन 1 किलोमीटर लंबाई का रोड बनता था, इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध है। गडकरी जी पिछले हफ्ते में मुंबई में थे, उनके मुंह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि आज ये 7 महीनों के भीतर प्रतिदिन 30 किलोमीटर की रफ्तार
देखिए थोड़ा सा हम ट्रैक से भटक रहे हैं, अभी समय बहुत कम रह गया राम कदम जी, समय बहुत कदम रह गया है, कम रह गया है। एक बार सुन लेते हैं संजय अनुपम जी को। आपने हमसे जो अपना विचार शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जी आप बताइए। देखिए, जब राम कदम जी विकास के संदर्भ में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा लगता है कि सूप ने छलनी में छेद देखने की कोशिश की है या उल्टा बोले, छलनी ने सूप में छेद देखने की कोशिश की है। 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार थी और विकास के जो भी कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी ने खूब राजनीति के उदाहरण, जीएसटी एक्ट लाना था, हमको बिल लाना था। वो बिल 5 वर्षों तक प्रणब बाबू बतौर फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी वालों के दरवाजों पे भटकते रहे, इन्होंने कभी आने नहीं दिया। आज जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर के बाद बनने के बाद कहते हैं अगर जीएसटी लागू हो गया तो इस देश में जीडीपी 1 से 2% बढ़ जाएगा। जिस इंश्योरेंस बिल की बातें कर रहे हैं जिसमें 49% एफडीआई की बात है, वो 3 वर्षों तक चिदम्बरम साहब इनके दरवाजे लिए घूमते रहे, कभी इन्हें सहयोग नहीं दिया। एनआरईजीएस जैसे जो प्रोग्राम है जिसकी आलोचना करते थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जबरदस्त रोजगार मिला और वहां पर उनकी कमाई बढ़ी, आज मोदी जी के आने के बाद उस योजना को इसलिए खराब कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस योजना को लाया था। इससे मैं कम से कम 1500 किस्से सुना सकता हूँ, लेकिन आपके पास वक्त नहीं। अब रह गई बात रोड की बात, मैं एक मिनट आपको जरा रुकिएगा। रोड की बात, हमारे जमाने में 20 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहे थे, एनडीए के जमाने में 3 किलोमीटर बने। अब 7 महीने में नितिन गडकरी कितने किलोमीटर बना रहे हैं, ये तो 1 साल बाद जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। अभी अपने कार्यकर्ताओं के बीच कितना झूठ बोलना चाहे, प्रचार करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आखिरी बात, राम कदम जी पार्टी बदलने के बाद कितनी विनम्रता से पेश आए, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वक्त कमी है, नहीं तो हम और भी बात करते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आज गुजरात के मुद्दे पर, मोदी सरकार के मुद्दे पर हर तरफ अलग अलग बयानबाजी हो रही है और जाहिर सी बात है कांग्रेस अपना पक्ष अपने तरीके से रखेगी और भारतीय जनता पार्टी जो रिएक्शन होगा वो अपने तरीके से देगी। समय कम है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें सोचना पड़ेगा कि वाकई मोदी जी का जो प्रेम है गुजरात पर ज़्यादा है या कम, ये जनता बताएगी। जयप्रकाश जी आपका और उस्मान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार की जो छवि है वो विकास के नाम पर बनी है, आने वाले दिनों में ये छवि कितनी धूमिल होती है या चमकती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। જેના કાંકરે કાંકરે અનંત સિદ્ધ થયા છે, જેના ગુણ શ્રી સિમંદર સ્વામી પણ ગાય છે, એવા ત્રણેય લોકમાં પૂજનીય શાશ્વત શ્રી શેત્રુંજય તીર્થાધિરાજ પર સોનેરી ઘડીનું આગમન થઈ રહ્યું છે. અતિ પાવન શ્રી શેત્રુંજય ગિરિરાજ પર અણમોલ એવા 18 અભિષેકના ભવ્ય અવસરે શ્રી ગિરિરાજજી અને અન્ય 26,000 પ્રભુજી પ્રતિમાઓનો પાવન અભિષેક કરવાનો લાવો લઈને જીવન मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डांसिंग आर्ट है, आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स, मैं सुधा सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड और टीवी की कुछ चटपटी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? डांसिंग आर्ट है, आर्ट। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। वो हार्डकोर एंटी फैमिली मैन है।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अब तक तो सिर्फ बातें ही हो रही थी, लेकिन बॉलीवुड के लव बर्ड्स ने खुद ही ये बात साफ कर दी कि वो बने हैं एक दूजे के लिए। हो गए ना आप भी कंफ्यूज? हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर और कैट की, जिन्होंने चुपके चुपके कर ली है सगाई। चलिए देखते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, come on heal me. हुआ जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार